नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, हम लोग 2022-23 में जो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है, उस पर हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस पर चर्चा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने 50 प्रश्नों पर चर्चा की थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपसे जो 51 से लेकर के 100 तक जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस प्रश्न पत्र का जो पीडीएफ होगा आपका, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप खुद से भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और बात करते हैं आपसे 51 नंबर प्रश्न से। 51 नंबर प्रश्न से यहाँ से बात करते हैं आपसे, ठीक है। दोस्तों, जो 51 नंबर का क्वेश्चन है वो उसमें पूछा गया है कि मनुष्य पृथ्वी का उत्पाद है, यानी मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ अर्थ सरफेस। ये किसने कहा है, यहाँ पे कथन पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ये कथन है वो कुमारी सैंपल महोदय का है, ठीक है। ये जो सैंपल है कुमारी सैंपल महोदय का ये कथन है, ठीक है। इनकी दोस्तों एक पुस्तक है इन्फ्लुएंसेस, हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं, इन्फ्लुएंसेस ऑफ ज्योग्राफिकल इन्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव, आप ऐसे हिंदी में देख सकते हैं इसे, भौगोलिक पर्यावरण का प्रभाव। इस पुस्तक में इन्होंने मनुष्य को पृथ्वी की उपज बताया था, ठीक है। और ये नियतिवाद की समर्थक थी, नियतिवाद का इन्होंने समर्थन किया, और ये यूएसए यानी कि अमेरिका की थी, ठीक है। और दोस्तों जो रेड जेल हैं, आपको पता है कि रेड जेल नियतिवाद के जनक माने जाते हैं, और जो सैंपल महोदय हैं वो रेड जेल की शिष्य हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगली पुस्तक है दोस्तों, यानी कि 52 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है कि नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है। तो नेचर ऑफ ज्योग्राफी लिखी है हार्टसोन महोदय ने, तो ये आपको याद रखना है। नेचर ऑफ ज्योग्राफी हार्टसोन की है। इसके अलावा पर्सपेक्टिव 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 ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, नेचर ऑफ ज्योग्राफी भी किसकी है, हार्टसोन महोदय की है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 53 नंबर का। इसमें कहा गया है, पूछा गया है कि सामाजिक डार्विनवाद के प्रवर्तक कौन थे, यानी कि फाउंडर ऑफ सोशल डार्विनिज्म के प्रवर्तक कौन है। तो ये हैं आपके स्पेंसर महोदय, ये आपको याद रखना है। स्पेंसर महोदय ने सामाजिक डार्विनवाद दिया था, ठीक है। अब ये था क्या, स्पेंसर महोदय ने सामाजिक डार्विनवाद में कहा था कि मान लीजिए कोई एक समाज है, तो इस समाज में जो धनी और जो मजबूत वर्ग है उसी को रहने का अधिकार है, और जो गरीब वर्ग है उसे धीरे धीरे हटा देना चाहिए इस समाज से, ठीक है। तो ये इनका सामाजिक डार्विनवाद था। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर का कि पूर्वकालिक भूगोलवेत्ता निम्नलिखित में से किस विचारधारा में विश्वास रखते थे। यानी कि आज का जो समय चल रहा है आपका, उससे पहले जो अर्लियर ज्योग्राफर थे वो किस में विश्वास करते थे। तो वो दोस्तों विश्वास करते थे आपका वातावरण निश्चयवाद में, ठीक है। और आपको पता है कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म किसने दिया है, तो रेड जेल महोदय ने दिया है, यानी इसके प्रवर्तक रेड जेल हैं। संभववाद के ब्लास महोदय हैं, ये भी आपको याद रखना है। नौ निश्चयवाद के टेलर महोदय हैं, यानी ग्रिफिथ टेलर। और प्रसंभाव्यवाद के OH के स्पेट महोदय हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और वातावरण निश्चयवाद में किसको महत्व दिया जाता है, यानी कि सर्वे सर्वा किसे माना जाता है। तो ऐसा माना जाता है कि प्रकृति ही सब कुछ करती है, मानव कुछ नहीं कर सकता है,
प्रकृति जैसा चाहेगी वैसा ही मनुष्य का रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब प्रकृति के अनुसार ही होगी। यह वातावरण निश्चयवाद में कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है कि मानव भूगोल में कौन सी विचारधारा वर्तमान में प्रचलित है, यानी आज के समय में कौन सी विचारधारा प्रचलित है। तो आज के समय में जो विचारधारा चलती है वो आपकी चलती है नव निश्चयवाद, जिसमें माना गया है कि एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ ह्यूमन यानी कि मानव है। इसमें न प्रकृति शक्तिशाली है न मानव शक्तिशाली है, दोनों एक दूसरे के सहयोग से कार्य करते हैं। ठीक है, ऐसा नव निश्चयवाद में कहा गया है। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके हैं ग्रिफिथ टेलर महोदय। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर का कि उष्णकटिबंधीय बस्तियां निम्नलिखित में से कहाँ बसना पसंद करती हैं। ठीक है, यानी उष्णकटिबंध का मतलब है कि जैसे ये ग्लोब है तो जो भूमध्य रेखा है आपकी, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंध की जो बस्तियां हैं वो कहाँ बसना पसंद करती हैं? धूपदार ढालों पर, छायादार ढालों पर, या छायादार स्थानों पर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय बस्तियां हैं वो छायादार स्थानों पर बसना पसंद करती हैं, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है और वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इस कारण से वो छायादार स्थानों में बसना पसंद करते हैं। 57 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किन क्षेत्रों में मकानों की छतें अत्यधिक ढलाईदार बनाई जाती हैं, यानी कि हाईली स्लोप्ड होती है। स्लोप्ड का मतलब इस प्रकार से छत होती है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये छत क्यों बनाई जाएगी, ताकि कोई भी चीज़ इसमें गिरे और वो गिर करके फिसल करके नीचे चली जाए। ठीक है, तो कौन सी चीज़ नीचे जाने के लिए बनाई जाएगी? तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, क्योंकि बारिश जब ज़्यादा होती है तो ऐसी छतें बनाई जाती हैं ढलुआदार कि बारिश का पानी यहाँ पे गिरे आकर के और सीधा बह करके नीचे चला जाए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो सी नंबर है। इसके बाद 58 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि कोल खोज किसे कहते हैं? कोल खोज क्या है? तो दोस्तों जो कोल खोज है वह जनता के सामूहिक फार्म है। जो दोस्तों आपका रूस है, रूस में जो जनता के सामूहिक फार्म होते हैं, यानी कि मान लीजिए एक खेत है कोई, तो इसमें सामूहिक रूप से होता है, इसमें कई लोगों का अधिकार होता है। तो यानी किसानों का अधिकार होता है, कई किसानों का इसका अधिकार होता है। तो इन्हीं सामूहिक फार्म को क्या कहते हैं? कोल खोज कहते हैं रूस में। ठीक है, इसके बाद 59 का क्वेश्चन है कि नदी के पंखों पर निम्न में से कौन सी बस्तियां अधिकांशतः पाई जाती हैं? यानी कि जो रिवर के द्वारा फैन बनाए जाते हैं यानी पंखे बनाए जाते हैं, वहाँ पर कौन से बस्तियाँ ज़्यादातर बसती हैं? तो यहाँ पर सघन बस्तियाँ बसती हैं, यानी लोगों का जमाव जो होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, यानी कि घरों के जो दूरी होती है वो बिल्कुल कम होती है, घरों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद 60 नंबर का क्वेश्चन है कि निहारिका विन्यास के गांव की मुख्य विशेषता क्या है? यानी जो न्यूक्लियर कॉन्फ़िगरेशन विलेज हैं उनकी विशेषता क्या है? तो इनकी प्रमुख विशेषता यह है कि इनके जो केंद्र में मुखिया का घर होता है। ठीक है, केंद्र में मुखिया का घर होता है और उसी के आसपास, मान लीजिए केंद्र में मुखिया घर है, उसके आसपास पूरी बस्ती बसाई जाती है। इसके बाद 61 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव भूगोल का जन्मदाता माना जाता है? तो मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रैडजेल महोदय माने जाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था एंथ्रोपोजियोग्राफी एक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इन्हें मानव भूगोल का जनक माना जाता है, फ्रेडरिक रैडजेल महोदय को। तो डी नंबर सही है। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास कब शुरू हुआ?
तो दोस्तों जो मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास है वो 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, यानी कि 1900 के बाद मानव भूगोल का वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ। इसके बाद 63 नंबर का क्वेश्चन है कि स्ट्रेबो ने कुल कितनी पुस्तकें लिखी थी। स्ट्रेबो के द्वारा पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो स्ट्रेबो महोदय हैं वो रोमन भूगोलवेत्ता हैं, ठीक है, रोमन भूगोलवेत्ता हैं, और इनके द्वारा कुल 17 पुस्तकें लिखी गई, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, 17 किताबें इन्होंने लिखी थी। जैसे एक पुस्तक का नाम था जियोग्राफिया, जियोग्राफिया, जो कि 8 खंडों में थी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से भूगोलवेत्ता जर्मनी के नहीं हैं। दोस्तों ये आपको हमेशा याद रखना है कई सारी चीज़ें कि जर्मनी के कौन से भूगोलवेत्ता हैं, फ्रांस के कौन से हैं, यूएसए यानी अमेरिका के कौन से हैं, ब्रिटेन के भूगोलवेत्ता कौन से हैं, ठीक है। तो ये 3-4 देश हैं, इन देशों में जो भूगोलवेत्ता हुए हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। तो ये आपसे पूछा गया है कि जर्मनी के कौन से भूगोलवेत्ता नहीं हैं। इन प्रश्नों में दोस्तों नहीं को आपको हाईलाइट कर लेना चाहिए कि नहीं पूछा गया है, ना कि है पूछा गया है। तो रिटर महोदय ये जर्मनी के थे, हमबोल्ट भी जर्मनी के थे, कांट भी जर्मनी के थे, लेकिन वाइडल डी ला ब्लास महोदय जो थे ये दोस्तों फ्रांस के थे। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों 65 नंबर का क्वेश्चन है कि रैडजेल की पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी, जो अभी हमने ऊपर बताया था कि मानव भूगोल के जो जनक हैं वो रैडजेल हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिक, कितने खंडों में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो ये विकल्प दिए गए हैं इसमें जो सही विकल्प है वो दिया ही नहीं गया। दरअसल ये दोस्तों 2 खंडों में आई थी, 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। पहला खंड 1882 में आया था और दूसरा खंड 1891 में आया था। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए था वो 2 खंड होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे विकल्प नहीं है इसलिए हम इसे काट देते हैं, ठीक है। इसके बाद 66 नंबर का क्वेश्चन है कि क्या भारत में जनाधिक्य है, यानी कि ओवर पॉपुलेटेड है भारत। तो जी हाँ, ओवर पॉपुलेटेड है। ओवर पॉपुलेटेड का मतलब है दोस्तों कि एक तरफ संसाधन, दूसरी तरफ जनसंख्या। तो अगर संसाधन कम है यानी कम माइनस है और जनसंख्या ज़्यादा है तो उसे हम ओवर पॉपुलेटेड कहते हैं। तो भारत में संसाधनों के मुकाबले में जनसंख्या ज़्यादा है। 67 नंबर का क्वेश्चन है कि जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न होती है, यानी कि संसाधन कम और जनसंख्या ज़्यादा कब हो सकती है। जन्म दर बढ़ने से, मृत्यु दर कम होने से, जन्म दर व मृत्यु दर दोनों बढ़ने से, या जन्म दर बढ़ने से और मृत्यु दर घटने से। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जन्म दर बढ़ेगी और मृत्यु दर घटेगी, यानी कि पैदा होने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी और मरने वालों की जब कम होगी तो जाहिर सी बात है कि जनाधिक्य की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। तो सही आंसर आपका डी नंबर है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे छोटे आकार की सघन बस्तियों को क्या कहा जाता है। तो सबसे जो छोटे आकार की सघन बस्तियां हैं उन्हें पूर्वा के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, जो बस्तियां होती हैं उनका क्रम होता है, पहले पूर्वा, ठीक है, फिर गांव, फिर कस्बा, फिर नगर, इसके बाद महानगर, इसके बाद वृहद नगर। ये इनका क्रम होता है। तो ये आपको याद रखना है, इसका सही आंसर बी नंबर है। इसके बाद है दोस्तों 69 नंबर का क्वेश्चन है कि रिबन प्रतिरूप निम्नलिखित प्रतिरूपों में से किसे कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा प्रतिरूप जिसका उपनाम रिबन प्रतिरूप है। तो दोस्तों जो आपका रेखीय प्रतिरूप होता है उसे हम रिबन प्रतिरूप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। रेखीय प्रतिरूप जैसे कोई सड़क गई है, ठीक है, तो सड़क के किनारे किनारे जब मकान बन जाते हैं तो उससे जो प्रतिरूप निकल के आता है उसे हम रेखीय प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। चौक पट्टी प्रतिरूप,
जैसे ये दो सड़कें एक दूसरे को जब क्रॉस करती हैं, अब इन सड़कों के किनारे किनारे जब घर बनते हैं तो ये आपका एक चौक पट्टी प्रतिरूप जैसा हो जाता है। ठीक है। तारा प्रतिरूप तो आप जानते हैं तारे का आकार कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार का तारा प्रतिरूप भी बनता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है कि आदिवासियों की बस्तियां अधिकांशतः किस प्रतिरूप में बसी होती हैं। यानी जो दोस्तों जो ट्राइबल सेटलमेंट होते हैं वो किस प्रतिरूप में बसी होती हैं, तो वे मधुछत्ता प्रतिरूप में होती हैं। यानी कि बी हाइव्स पैटर्न होता है उनका। जैसे मधुमक्खियों का आपने देखा होगा कि छत्ते बने होते हैं। ठीक है, तो ऐसे इनके घर होते हैं कि कुछ यहाँ पे छत्ता बना के रहते हैं, कुछ यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, कुछ यहाँ पे रहते हैं। तो ये मधुमक्खी के छत्ते जैसे होते हैं। इसके बाद अगला है कि किस भूगोलवेत्ता का कथन है कि मानव एक ही साथ कर्ता एवं निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वाह करता है। तो ये जो दोस्तों इसका कोई आंसर है वो है ब्लास महोदय। यानी ब्लास महोदय ने कहा है कि मानव एक ही साथ कर्ता भी है और निष्क्रिय दोनों भूमिकाओं का निर्वहन करता है। 72 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, अगर हम 71 नंबर पे बात करें कि ये कथन तो ब्लास महोदय का है, ब्लास महोदय पर और चर्चा करें तो दोस्तों ये संभववाद के जनक हैं। संभववाद के जनक हैं, ये फ्रांस के रहने वाले हैं। ठीक है, फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता हैं। और इन्होंने एक और कथन इनका महत्वपूर्ण है कि प्रकृति की भूमिका सलाहकार से अधिक नहीं है। यानी कि प्रकृति केवल सलाह दे सकती है, ये भी ब्लास महोदय ने ही कहा था। इसके बाद 72 नंबर का क्वेश्चन है कि नगरीय और ग्रामीण बस्तियों में मुख्य अंतर क्या है। ठीक है, यानी कि नगर और ग्रामीण यानी गांव बस्तियों में क्या अंतर है। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्रियाएं हैं ये प्रमुख अंतर है। जो नगरीय लोग होते हैं वो दोस्तों द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं में संलग्न होते हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। ये प्रमुख अंतर होता है इनमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से कौन सा एक अनन्य रूप से 20वीं शताब्दी के प्रवासियों द्वारा बना था। प्रवासी का मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कोई क्षेत्र है, यहाँ पर जब लोग जाकर के बसने लगते हैं तो ये प्रवासी होते हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जो 20वीं शताब्दी में प्रवासियों के द्वारा बसाया गया है। तो दोस्तों जो मॉरिशस है, मॉरिशस प्रवासियों के द्वारा बसाया गया एक देश है। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताना है कि मॉरिशस की कैपिटल यानी कि राजधानी क्या है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का कि जनसंख्या भूगोल के जनक किस विद्वान को माना जाता है। तो जनसंख्या भूगोल के जनक हैं जीटी त्रिवार्था। जीटी त्रिवार्था महोदय इसके जनक हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, और ये यूएसए के थे। अगला क्वेश्चन है कि 75 नंबर का है कि पिछली 3 शताब्दियों में किन दशकों के दौरान विश्व की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 1950 से लेकर के 1990 तक जो जनसंख्या है वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न देशों में से किस देश में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो 4 देश आपको दिख रहे हैं इनमें जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा किस देश का है। तो पहले हमें तो दोस्तों चारों के बारे में पता होना चाहिए कि किसका कितना जनसंख्या घनत्व है। तो आपको पता है कि भारत का 382 है, यानी कि भारत का 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, यानी 1 किलोमीटर इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसमें 382 व्यक्ति रहते हैं। यानी भारत का जो जनसंख्या घनत्व 382 है। ठीक है, वहीं जो चाइना है इसका 153 है, जो रसिया है इसका 9 है, और जो यूएसए है इसका आपका 36 है। तो अब आपको आंसर मिल गया होगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक पाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जनसंख्या विस्तार प्रायः तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका सबसे प्रमुख कारण क्या है? यानी कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया के मैप को देखेंगे ध्यान से तो आप देखेंगे कि जनसंख्या इधर बसी हुई है, इधर तो सबसे ज़्यादा बसी हुई है, थोड़ा बहुत इधर है, थोड़ा बहुत इधर है, बाकी क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का निर्जन है। उसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण है दोस्तों जलवायु अनुकूलता, यानी किनारे वाले भागों में जलवायु अनुकूल है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा बसाव मिलता है। तो सही आंसर आपका क्या है? सी नंबर। 78 नंबर का क्वेश्चन है कि जलवायु द्वारा जनसंख्या का स्थानिक वितरण निम्न में से किस कारण द्वारा सर्वाधिक प्रभावित होता है? यानी दोस्तों जो जलवायु के कारक हैं जैसे कि आपका सूर्यातप है, तापमान है, वायुदाब है, वर्षा है, इन सब में भी वह कौन सा कारक है जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? तो ये आपको याद रखना है कि जो वर्षण की मात्रा है यानी अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन है वह जनसंख्या के स्थानिक वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जहाँ पे वर्षा जो होती है आपकी बहुत ज़्यादा हो रही होगी वहाँ पे जनसंख्या कम होगी, और अगर वर्षा बहुत ज़्यादा कम हो रही है कहीं पर तो वहाँ पर भी जनसंख्या कम होगी। तो जहाँ पर ना प्लस होगी ना माइनस होगी, यानी सामान्य वर्षा होती है वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा आपको मिलेगी। इसके बाद है कि 79 नंबर का क्वेश्चन है कि उत्तरी अमेरिका में जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व तो पाया जाता है। यानी आप अमेरिका का अगर मैप बनाएंगे तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे रहती है? उत्तर पूर्वी तट यानी कि इस वाले भाग पे रहती है, उत्तरी भाग यानी कि यहाँ पे रहती है, पश्चिमी तट यानी कि यहाँ पे रहती है, या आंतरिक भागों में रहती है। तो सबसे ज़्यादा जो अमेरिका की जनसंख्या है वो इस भाग में रहती है यानी कि पूर्वी तट पर रहती है। तो सही आंसर इसका है ए नंबर। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि हिम युग में हिमावरण का प्रभाव निम्न में से किस महाद्वीप पर सर्वाधिक पड़ा था? यहाँ पे हिम युग कहने का मतलब है दोस्तों एक आपका जब आप पृथ्वी का इतिहास उठा के देखोगे तो एक युग आता है आपका प्लिस्टोसीन काल। इसे हम हिम युग या हिमावरण युग भी कहते हैं। तो इस युग में जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा पृथ्वी पर पड़ रही थी तो उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा किस महाद्वीप पर पड़ा था? तो इसका जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वो यूरोप पर पड़ा था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 81 नंबर का क्वेश्चन है कि मनुष्य सक्रिय तथा निष्क्रिय दोनों ही है। देखिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा था कि मानव कर्ता और निष्क्रिय दोनों है, तो वही सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि मनुष्य सक्रिय और निष्क्रिय दोनों है। ये किसने कहा था? तो ये ब्लास महोदय ने कहा था। 82 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भूगोल में द्वैतवाद का जनक माना जाता है? ठीक है, तो द्वैतवाद के जो जनक थे दोस्तों वो वारेनियस महोदय थे। ठीक है, ड्यूलिज्म की जनक। अब ये द्वैतवाद होता क्या है दोस्तों? जो भूगोल है आपका वह केवल पहले प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन होता था। ठीक है, लेकिन वारेनियस महोदय ने भूगोल को दो भागों में बांट दिया है। एक आपकी आई भौतिक भूगोल जो प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करती है, एक आपकी आई मानव भूगोल। ठीक है, तो इसी को हम द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। तो इसके जो जनक हैं वो वारेनियस महोदय हैं। अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का कि मानव भूगोल का अध्ययन केंद्रित है। मानव भूगोल किसके अध्ययन से संबंधित है? तो अभी हमने बताया कि जो आपका भौतिक भूगोल है वह प्राकृतिक तत्वों का अध्ययन करता है यानी नेचुरल का। तो जाहिर सी बात है मानव भूगोल मानव पर अध्ययन करेगा यानी कि मानव के अध्ययन पर केंद्रित होगा। ठीक है, 84 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी क्रिया प्राकृतिक वातावरण की क्रियाओं में शामिल नहीं है? ठीक है, भूकंप ये भी आपका दोस्तों प्राकृतिक होता है, यहाँ से हमने नहीं पूछा है हमसे। तो भूकंप आपका प्राकृतिक है, तुषार आपका प्राकृतिक है, भूमि अपरदन आपका
प्राकृतिक है, लेकिन जो आर्थिक क्रियाएं हैं दोस्तों वो मानवीय क्रियाओं से संबंधित है। ठीक है, तो सही आंसर सी नंबर है। 85 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विषय मानव भूगोल से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो योग विज्ञान मानव भूगोल से संबंधित है, अर्थशास्त्र मानव भूगोल से संबंधित है, इतिहास मानव भूगोल से है, लेकिन तो दोस्तों जो भौमिकी है आपका ये एक प्राकृतिक विज्ञान है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद 86 नंबर का क्वेश्चन है कि ट्रांस ह्यूमेंस है। ट्रांस ह्यूमेंस क्या है? तो दोस्तों ट्रांस ह्यूमेंस जो है वो एक ऋतु प्रवास की प्रक्रिया है। ऋतु प्रवास का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि विंटर का महीना है, ठीक है, तो जो और एक क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे हॉट है यानी कि समर है, तो जब विंटर ये मान लीजिए यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, जब सर्दियाँ आती हैं तो ये लोग गर्मी वाले क्षेत्र में आ जाते हैं, और जब गर्मी आती है तो ये लोग सर्दी वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं ऋतु प्रवास। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी नंबर है। 87 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि ब्रेन ड्रेन नाम की संज्ञा निम्न में से किस प्रकार के प्रवसन को दी जाती है। तो दोस्तों ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है कि जो उच्च गुण वाले व्यक्तियों का प्रवसन, माइग्रेशन ऑफ हाई क्वालिटी पीपल। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों अमेरिका है। आपको पता है कि अमेरिका विश्व की जो टैलेंटेड लोग हैं उनको अपने यहाँ नौकरी देने के लिए बड़ी से बड़ी ऑफ़र देता है। तो इसे ही हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी ऊंचे गुण वाले व्यक्तियों का प्रवसन होना। 88 नंबर का क्वेश्चन है कि विभिन्न देशों में रहने वाले प्रवासियों की सर्वाधिक संख्या वाला देश है। यानी एक ऐसा देश, यानी कंट्री विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी एक ऐसा देश जिसमें सबसे ज़्यादा, एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए दोस्तों, कि कंट्री विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट्स लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज, यानी एक ऐसा देश जिसके लोग सबसे ज़्यादा दूसरे देशों में रहते हैं, तो वो देश है दोस्तों भारत। यानी भारत के लोग आपको पूरे विश्व में मिलेंगे, यानी भारत के लोग सबसे ज़्यादा देशों में रहते हैं। ठीक है, 89 नंबर का क्वेश्चन है कि वर्तमान में विश्व के अनेक हिस्सों में रह रहे कुल प्रवासियों की संख्या लगभग कितनी है। अब हमें संख्या बतानी है, तो वर्तमान समय में लगभग 28 करोड़ लोग दूसरे देशों में रहते हैं, यानी माइग्रेंट हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो डी नंबर है, 27 करोड़। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि किस देश की खाद्य सामग्री से जब जनसंख्या बहुत अधिक हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं। अभी हमने आपको दोस्तों बताया था कि एक तरफ संसाधन है, एक तरफ जनसंख्या है। जब संसाधन कम हो और जनसंख्या प्लस हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं जनाधिक। यहाँ भी वही चीज़ पूछी गई है कि किसी देश की खाद्य सामग्री से जब जनसंख्या बहुत अधिक हो, यानी जनसंख्या ज़्यादा है खाद्य सामग्री कम है, तो उसे क्या कहेंगे, जनाधिक। ठीक है, लेकिन जब संसाधन प्लस हो और जनसंख्या कम हो तो उसे कहते हैं न्यून जनसंख्या। लेकिन जब संसाधन भी प्लस है और जनसंख्या भी प्लस है, यानी जनसंख्या और संसाधन दोनों बराबर हैं, तो उसे हम कहते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद 91 नंबर का क्वेश्चन है कि वातावरण निश्चयवाद विचारधारा के प्रवर्तक कौन है। तो वातावरण निश्चयवाद जो दिया था वो दिया था आपका ज़ेडजेल महोदय ने। ठीक है, वातावरण निश्चयवाद यानी एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म ज़ेडजेल महोदय ने दिया था। ठीक है, और इसमें बताया था इन्होंने
कि प्रकृति ही सब कुछ करती है, यानी प्रकृति जैसा चाहती है मानव वैसा ही करता है। उसकी वेशभूषा, खान पान, रहन सहन सब कुछ प्रकृति ही निर्धारित करती है, मानव कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 92 का कि मानव भूगोल में संभववाद के प्रवर्तक कौन है? संभववाद के जनक। तो संभववाद के जनक हैं ब्लास महोदय। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि अगर आपसे पूछता है कि संभववाद शब्द किसने दिया था, तो संभववाद शब्द दिया था फैब्रे महोदय ने। लेकिन अगर आपसे प्रवर्तक या जनक या पिता पूछा जाता है तो वो आपके हैं ब्लास महोदय। तो यहाँ हमसे प्रवर्तक पूछा गया है, ना कि शब्द किसने दिया है ये पूछा गया है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका सी नंबर है, यानी कि ब्लास महोदय। 93 का है कि यद्यपि संभववाद फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं ने प्रतिपादित किया था, किंतु उस भूगोलवेत्ता का नाम बताइए जो गैर फ्रांसीसी था। यानी कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा भूगोलवेत्ता जो फ्रांस का नहीं था लेकिन फिर भी संभववाद को मानता था, तो वो थे आपके ईसा बोमेन। और ईसा बोमेन आपके अमेरिका के थे, ठीक है। और इनकी एक पुस्तक है दोस्तों जो बहुत फेमस है, न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड ईसा बोमेन की पुस्तक है जो बहुत फेमस है, और ये अमेरिका के थे। और जो बाकी 3 कैंडिडेट हैं यानी ब्लाश, ब्रून्स और फैब्रे, ये आपके फ्रांस के ही थे। 94 का क्वेश्चन है कि भूगोल में हटिंगटन, शावर, हर्बर्टसन, टेलर आदि द्वारा समर्थित विचारधारा को जाना जाता है। यानी एक ऐसी विचारधारा जिसे हटिंगटन ने समर्थन किया, शावर महोदय ने, हर्बर्टसन महोदय ने और ग्रिफिथ टेलर महोदय ने। तो आपको पता है कि जो नौ निश्चयवाद है वो दिया था ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया था, ठीक है। तो ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दिया है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो समर्थक हैं वो नौ निश्चयवाद के ही हैं। प्रसंभववाद के OH स्पेट हैं, वातावरण निश्चयवाद के रैडजेल महोदय हैं, और संभववाद के ब्लाश महोदय हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि रुको, विचार करो, फिर आगे बढ़ो, यह अवधारणा प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह विचारधारा ग्रिफिथ टेलर महोदय ने दी थी, और अपने जो इनका न्यू डिटर्मिनिज्म आया था यानी नौ निश्चयवाद आया था, उसी में इन्होंने कहा था कि रुको, विचार करो, फिर आगे बढ़ो का कंसेप्ट दिया था, ठीक है। इसके बाद अगला है कि पिछले 200 वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या कितने गुना बढ़ी है? तो जो दोस्तों ये तो बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी जो 220 गुना जनसंख्या अमेरिका की लगभग 200 वर्षों में बढ़ गई है। 97 नंबर का क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि क्रम की अवस्थाओं के अनुसार कितने जननांकिकीय वर्ग हैं? यानी हाउ मैनी डेमोग्राफिक स्टेजेस आर देयर अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जनसंख्या वृद्धि के क्रम में 5 जननांकिकीय वर्ग माने जाते हैं। 98 का क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सी अक्षांश रेखा यूरोप की जनसंख्या धुरी कहलाती है? यानी जनसंख्या धुरी का मतलब है कि मान लीजिए ये यूरोप है आपका, तो यूरोप में कौन सी अक्षांश रेखा है जिसके सहारे सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है? तो वो है आपका, अब दोस्तों यहाँ पे एक आप चीज़ को आपको याद रखनी है कि ये अगर आपका ग्लोब है, ये भूमध्य रेखा है, जो यूरोप महाद्वीप है वो पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे आपका दक्षिणी अक्षांश लिखा है वो तो आपका पूर्णतः गलत ही हो जाएगा। तो बचे आपके 2 विकल्प यानी 45 और 50। तो इसका जो सही आंसर है वो ए नंबर है, यानी यूरोप की सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो 45 उत्तरी अक्षांश के साथ साथ बसी हुई है, इसीलिए इसे जनसंख्या धुरी भी कहा जाता है यूरोप की। 99 का क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा तत्व जनसंख्या वितरण को सबसे अधिक प्रभावित करता है? ठीक है, तो जनसंख्या वितरण को, यानी वितरण का मतलब दोस्तों है कि जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा रहेगी और कहाँ पर कम रहेगी,
यह सबसे ज़्यादा कौन निर्धारित करता है? तो ये आपकी जलवायु निर्धारित करती है। ठीक है, जलवायु के अनुसार ही लोग अधिक रहते हैं। जलवायु का मतलब है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी वहाँ पे लोग नहीं रहेंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी वहाँ पे भी नहीं लोग रहेंगे। ठीक है, तो ये जलवायु आपकी प्रभावित करती है। अब ऐसा नहीं है कि केवल जलवायु ही प्रभावित करती है, खनिज संपदा भी प्रभावित करती है, मिट्टी की प्रकृति भी प्रभावित करती है, प्राकृतिक वनस्पति भी प्रभावित करती है। लेकिन जो दोस्तों जलवायु है वह इन सब चीज़ों को प्रभावित करती है। तो जो इसका सही आंसर है वो आपका बी नंबर है। 100वें नंबर का क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वर्तमान समय में किसी शहर की है तो वो है आपकी टोक्यो की, और टोक्यो की जो जनसंख्या है वो है 3,71,00,000। ये टोक्यो की है। ठीक है, संघाई की है दोस्तों आपकी जो जनसंख्या है वो 2,63,00,000 है। जो मुंबई की जनसंख्या है वो आपकी है 2,12,00,000 है, और जो मैक्सिको सिटी की है वो आपकी है 92,00,000। तो इसका जो सही आंसर है वो टोक्यो है। यानी इस ऑप्शन के हिसाब से तो ठीक ही है दोस्तों, टोक्यो है, लेकिन वैसे भी विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर भी टोक्यो है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि टोक्यो किस देश की राजधानी है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यहीं तक। हमने आपसे 2022-23 में जो ह्यूमन ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव पेपर हुआ है उसके 100 क्वेश्चनों पर चर्चा की है दोस्तों हमने। ठीक है, इस प्रश्न पत्र का जो PDF होगा उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आप खुद भी इस प्रश्न पत्र को हल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।